अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदीला शाहीन है और मैं एज़ अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन पाकिस्तान फैमिली मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं वो कुदरती तौर पे कैसे जल्दी जो ख़वातीन हैं वो हामला हो सकती हैं, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। जो पहले तो बात ये कि जो जिनकी एज 35 से ऊपर है वो ख़ातून या जिन कपल्स में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या जो मोटापे का शिकार हैं, स्पेशली ख़ातून से रिलेटेड अगर वो उनको मोटापे का मसला है, या वो ख़ातून जिनमें माहवारी के मसाइल हैं, तो उनके लिए ये है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। लेकिन जिनमें जो नॉर्मल साइकिल चल रहा है, नॉर्मल उनका रेगुलर साइकिल है, मंथली उनको साइकिल अपना नॉर्मल होता है या उनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए क्या ऐसे तरीके हैं कि वो जल्दी हामला हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि हम जो नॉर्मल ड्यूरेशन कपल्स को बता रहे होते हैं वो 1 साल का होता है। अगर तो शादी का उनका पीरियड 1 साल से ऊपर हो गया है और उन्होंने कंसीव नहीं किया, या फिर उनकी शादी नई हुई है लेकिन उनकी जो एज है वो 35 से ऊपर है, तो इस केस में उनको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, उनको कंसल्टेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर उनका अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं और न्यूली मैरिड कपल है, तो उनमें करने का ये तरीका होता है कि नॉर्मली जो आपका साइकिल होता है वो 30 डेज़ का होता है, कुछ ख़वातीन का 28 दिन का होता है। तो आप ये कैसे जज करोगे कि कौन सा ऐसा साइकिल का टाइम पीरियड होता है जिसमें कंसेप्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं? उसको जो तो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को जल्दी समझ सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 30 डेज़ का साइकिल है तो उसमें से हम 14 डेज़ माइनस करते हैं। जब आप 14 डेज़ माइनस करते हो तो पीछे बचते हैं 14 डेज़, यानी कि उनका 14th डे जो है उस दिन उनकी ओव्यूलेशन होती है, यानी कि अंडेदानी में से अंडा निकलता है। और ये आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है, ये मैक्सिमम 24 से 48 आवर्स या 24 आवर्स आप कर लें कि इतने दिन ड्यूरेशन तक वो रहता है, और ये पूरे महीने में सिर्फ एक दफ़ा रिलीज़ होता है। यही वजह है कि हम ख़ातून को वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम हस्बैंड से मिलना है। जो उसका एक तो एक्यूरेट जो मेथड है वो आपने 14 डेज़ माइनस करने हैं, चाहे वो 30 डेज़ का साइकिल है, चाहे वो 25 दिन का साइकिल है। यानी अगर आपके 3 महीने गुजरते हैं और आपको एक दफ़ा 25 दिन के बाद माहवारी आई है, और सेकंड मंथ आपको 29 दिन के बाद आती है, और तीसरे महीने आपको 30 दिन के बाद आती है, तो ऐसे केस में आपने ये करना है कि आपने तीनों महीने के जो डेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 25, 29, 30, इन 3 महीने का जो आपका साइकिल है उनको 3 से डिवाइड कर देना है। फिर जो आपके पास नंबर आता है, इसका मतलब है हमने एवरेज निकाल लिया कि ये आपका मंथली साइकिल है। ये तो उन खातून के लिए जिनमें 2-3 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, और जिनका तो रेगुलर साइकिल है, फॉर एग्जांपल यकम को आए हैं और नेक्स्ट मंथ उनको यकम को ही आते हैं, तो इनके लिए सिंपल यही मेथड है कि 30 में से आपने 14 डेज़ आपने माइनस कर लेने हैं। अगर 28 डेज़ हैं तो उनमें से आप 14 डेज़ माइनस करोगे तो पीछे 14 डेज़ बच जाते हैं। दैट्स मीन कि उनका 14th डे जो है साइकिल का, वो उनका डे ऑफ ओव्यूलेशन है। आपने किन दिनों पे मैक्सिमम हस्बैंड से मिलना होता है? इस डे ऑफ ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी ये टोटल आपके 5 दिन बनेंगे। ये मैक्सिमम डेज़ होते हैं कंसेप्शन के, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ खातून ऐसी होती हैं जो कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और वो इस तरह से काउंट नहीं कर सकती। उनके लिए एक रफ़ मेथड है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उनके समझाने के लिए हम ये बताते हैं कि जब वो अपने मखसूस अयाम से नहाती हैं यानी पाक हो जाती हैं, तो उसके बाद अगले जो 10 दिन होते हैं उसमें वो मैक्सिमम अपने हस्बैंड से मिलें। अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यानी कि कितना वीक में कितना टाइम होता है, तो उसके लिए हम ऑल्टरनेट डेज़ एडवाइस करते हैं, यानी डेली नहीं, एक दिन छोड़ के। अब कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात पेशेंट अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होती पूछने में, वो इंशाल्लाह इसमें इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड दी जाएगी। एक तो कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हस्बैंड की टाइमिंग जो है वो बहुत कम है। एक तो आप जहन में ये रख लें कि टाइमिंग या पोजीशन इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जिसको हम उर्दू ज़ुबान में मनी कहते हैं, मनी का डिस्चार्ज होना इम्पोर्टेंट है फ़ीमेल के अंदर। अगर वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें पोजीशन या टाइमिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन हमें देखने में आता है वो फीमेल्स ये करती हैं कि कितनी टाइम के लिए स्टे करना है आफ्टर इंटरकोर्स। तो उसमें ये होता है कि आप रिकमेंडेशन तो ये है कि फ़ौरन आप तहारत कर लेते हो, लेकिन मेडिकल ये है कि आपको नहीं पता कि जो हस्बैंड है उसका हस्बैंड सीमन एनालिसिस नॉर्मल है या नहीं।
इसलिए बेहतर यही होता है कि 20 से 30 मिनट के लिए स्टे करने के बाद उसके बाद आप शावर ले सकती हैं। नेक्स्ट ये होता है कि जो कंसेप्शन डेज़ होते हैं, अब डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे पता चले एग्जैक्ट, यानी ऐसी कौन सी अलामात हैं कि फ़ीमेल्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन के लिए। जिनमें प्रेगनेंसी के मामलात हैं, नहीं हामला हो रही, उनको उनकी ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए कि उनके अंदर ओव्यूलेशन हो भी रही है या नहीं। उसकी क्या अलामात होती हैं? सबसे पहले तो ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि उनमें नॉर्मल जिस तरह से दर्जा हरारत होता है जिस्म का, उनका बढ़ जाता है। अब फीमेल्स के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि वो कैसे पता चलेगा बढ़ता है। उसमें तरीका ये होता है कि जो आपका जिस डे आपको मेंसेस होते हैं, आप पाक होके नहा के पाक हो जाते हो, आपने रिकॉर्ड रखना होता है टेम्परेचर का। सुबह उठते हैं आप तो नाश्ते से पहले आपने टेम्परेचर चेक कर लें कितना है, और वो आप लिखते जाएं किसी पेज पे। जिस दिन आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है या बढ़ जाता है, दैट्स मीन कि वो आपका उस दिन या उससे अगले दिन ओव्यूलेशन का टाइम है, ठीक है। तो आपने उसको अवेल करना है। इसके अलावा ओव्यूलेशन के बाद परसिस्टेंटली टेम्परेचर उसी तरह से ही रहता है, इसलिए उसके बाद रिकॉर्ड करने का कोई इतना 2-3 दिन अगर आपका रेगुलर रूटीन में उतना ही रह रहा है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन हो चुकी है। दूसरा ये तरीका होता है कि उसमें ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स भी मिलती हैं, जो कि पेशेंट्स को ज़रा एक्सपेंसिव भी लगती हैं, बाज़ औक़ात अवेलेबल भी नहीं होती। तो उस केस में ये होता है कि अगर आपने ये चेक करना है कि इम्प्लांटेशन हो गई है या नहीं होगी, या ओव्यूलेशन हो गई है, तो आप ब्लड टेस्ट अपना करवा सकते हैं लैब में जाके, जिसको बीटा एसीजी बोलते हैं। उसके थ्रू भी पता चल जाता है, बिफ़ोर आपके ओवरड्यू अभी नहीं हुए तो आप उससे पहले ही पता करा सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। तो ब्लड टेस्ट भी आप कर सकते हैं। जो आपका मेंसेस से लेके जो 14th डे होता है ओव्यूलेशन का, उससे आगे का जो टाइम पीरियड होता है टिल योर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका इम्प्लांटेशन पीरियड होता है। यानी इसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका होता है, इसमें आपने एहतियात करनी होती है। आप अपनी रेगुलर नॉर्मल रूटीन में वॉक करें, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी या जॉगिंग नहीं करनी, आपने वेट बहुत ज़्यादा नहीं उठाना या कोई झटकों वाला सफ़र नहीं करना। इस टाइम पीरियड में आपने अपनी खुराक अच्छी रखनी है, यानी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और साथ ही में हम एडवाइस करते हैं जो जिनकी नई शादी होती है, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, वो फॉलिक एसिड जो टैबलेट है वो डेली एक टैबलेट स्टार्ट कर दें। उनकी शादी हुई है तो साथ ही वो ये टैबलेट शुरू कर दें, ताकि उनके कंसेप्शन में किसी किस्म का इशू ना हो। अगर वो पहले से कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो बेहतर है कि वो इस टाइम पीरियड में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपनी जो मेडिकेशन है सेफ़ हैं जो कि होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उन पे वो पहले से ही शिफ्ट हो जाए। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, और ये अगर कर लेंगे तो इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट जो ये है कि अगर पेशेंट ओबीस है या हाइपरटेंसिव या डायबिटिक है, या पहले से उसको खून की कमी चल रही है, तो इन पेशेंट्स को ये चाहिए कि वो घर बैठे ही वो एहतियात करें। जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं तो वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ऐसी मेडिकेशन रखें कि उसको कंट्रोल करें। अगर उनका बीपी कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगी। अगर वो एनीमिक हैं तो या तो वो टैबलेट्स पहले से आयरन की ले लें। उनसे अगर कोई इशू होता है, टॉलरेट नहीं कर सकती, तो वो इंजेक्शंस, आजकल तो एक डोज़ में उनको अच्छी खासी मिकदार चली जाती है आयरन की, तो वो आप लगवा सकते हैं वीकली, तो वो लगवा लें। अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आपकी हेल्थ ऑप्टिमाइज़ है हर लिहाज से, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं शादी के बाद, उनको अगर फ़र्स्ट टाइम मेंसेस आ जाते हैं तो उनको लगता है उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि वो कंसीव नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मेडिकली हम ड्यूरेशन देखते हैं वो 1 साल का होता है, यानी 1 साल के अंदर अंदर 80 to 85% चांसेस होते हैं कि वो नेचुरली कंसीव कर जाएंगी विदाउट एनी मेडिकेशन, अनटिल एंड अनलेस उनको कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है तमाम ख़वातीन के लिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने घर बैठे करनी है, और कौन से ऐसे सवालात हैं जो आपके माइंड में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो सब इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।